दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सौरभ हत्याकांड में दिन प्रतिदिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। लेकिन इस समय यह ऐसी खबर निकल कर आ रही है जो कि यहीं से सौरभ केस का खात्मा हो जाएगा। क्योंकि मुस्कान रस्तोगी बारे में इस समय बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसके अलावा पीहू जो कि सौरभ की बेटी, उसके बारे में बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और अभी अभी एक और खुलासा हुआ है जिसमें पता चला है कि मुस्कान का एक और आशिक था जो कि साहिल से पहले था। वह कौन था? आखिर पीहू का असली पिता कौन है? सब कुछ बताएंगे। आज किस वीडियो में बने रहें। वीडियो में अंत तक सबसे पहले कमेंट में बताइए साहिल को कौन सी सजा होनी चाहिए। इसके अलावा कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में अफसर, लंबी कदकाठी, गहरी आंखें जिनमें समंदर की नमी बसती थी, और वो चुप्पी जो बहुत कुछ कहती थी लेकिन जुबान पर कम ही आती थी। सौरभ की दुनिया सीमित थी, मां, ड्यूटी और कुछ अधूरी चिट्ठियां। मुस्कान रस्तोगी इस कहानी की नायिका नहीं, बल्कि वो तूफान थी जो हर शांत झील को हिला सकती थी। कॉलेज की पढ़ाई के बाद उसने खुद को फ्री स्पिरिट घोषित कर दिया था। वो स्मार्टफोन के कैमरे में खुद को तलाशती थी, इंस्टाग्राम पर लव कोट्स शेयर करती थी और अपनी जिंदगी में किसी ऐसे मोड़ की तलाश में थी जो उसे साधारण से खास बना दे। एक विवाह समारोह में इन दोनों की मुलाकात हुई। मुस्कान अपने फोन पर वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और सौरभ एक कोने में बैठा खामोशी से अपनी प्लेट में सलाद सजा रहा था। नजरें मिली। मुस्कान ने मुस्कुराकर पूछा, आपको चुप रहना आता है या बस आदत है? सौरभ ने हल्की मुस्कान दी। शोर मचाने वाले अक्सर खो जाते हैं, चुप रहना कभी कभी सब कुछ कह देता है। उसके बाद क्या हुआ, यह किसी प्रेम कविता से कम नहीं था। मुस्कान को वो रहस्य अच्छा लगा। सौरभ को मुस्कान की उन्मुक्तता में कुछ ऐसा दिखा जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। 2 महीने में दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। सौरभ ने अपने समंदर की दूरी को किनारे लगा दिया और शादी के प्रस्ताव के साथ मुस्कान के घर पहुंच गया। मुस्कान के माता पिता खुश तो नहीं थे, लेकिन मुस्कान की जिद के सामने झुक गए। शादी हुई, मीडिया में कुछ हेडलाइंस भी छपी, मेरठ की मुस्कान और मर्चेंट नेवी अफसर का रोमांटिक ब्याह। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। शादी के बाद सौरभ ने मर्चेंट नेवी छोड़ दी। वो चाहता था कि उसका परिवार उसे हर दिन देखे, सुने, महसूस करे। उसने एक प्राइवेट नौकरी की शुरुआत की, छोटी सी तनख्वाह, लेकिन मुस्कान और आने वाली संतान के लिए बहुत कुछ था। मुस्कान गर्भवती हुई। सौरभ ने उसके हर क्रेविंग, हर मूड स्विंग, हर डॉक्टर विजिट में साथ दिया। जब पीहू जन्मी, सौरभ की आंखें भर आईं। उसे लगा उसकी दुनिया अब पूरी है। पर मुस्कान के अंदर कुछ अधूरा रह गया था। वो ग्लैमर, वो ट्रेवल, वो फ्रीडम जिसके सपने उसने देखे थे, सब कुछ अब एक छोटे से फ्लैट और बच्चों की नैपी में सिमट गया था। दिन ब दिन सौरभ की संजीदगी, जो पहले गहराई लगती थी, अब उसे बोरियत लगने लगी थी। जहां सौरभ हर रात थका हुआ लौटता, मुस्कान इंस्टाग्राम पर पुराने दोस्तों के प्रोफाइल्स टटोलती। वहीं उसे फिर दिखा साहिल। साहिल स्कूल का दोस्त, जो अब एक बेरोजगार लेकिन आर्टिस्टिक सोच वाला लड़का था। वो बेरोजगार था, लेकिन मुस्कान के साथ उसकी बातचीत में एक फीलिंग ऑफ एडवेंचर था। साहिल की बातें में नशा था, विद्रोह था और उस दुनिया का वादा जहां मुस्कान एक बार फिर खास महसूस कर सकती थी। फिर एक दिन मुस्कान ने साहिल से मिलने का फैसला किया। सौरभ को भनक तक नहीं लगी। मुस्कान ने कहा, कॉलेज फ्रेंड है, कुछ काम से मिलना है। सौरभ ने कहा, ठीक है, लेकिन देर मत करना। मुस्कान देर से लौटी, बिल्कुल बदली हुई। हर मुलाकात के बाद मुस्कान और साहिल के बीच की दीवारें टूटती गईं। धीरे धीरे दोनों ने सौरभ को रोड ब्लॉक मानना शुरू कर दिया। मुस्कान को अब सौरभ की सच्चाई बोझ लगने लगी थी और साहिल को यह यकीन हो चला था कि अगर सौरभ हट जाए तो मुस्कान उसकी हो जाएगी। यहां से कहानी एक प्रेम कथा से हटकर मनोवैज्ञानिक थ्रिलर बनने लगी। और यह तो सिर्फ शुरुआत है। मुस्कान के चेहरे पर अब वो मुस्कान नहीं थी जो सौरभ को भांती थी। अब उसमें एक अजीब बेचैनी थी, जैसे वो कुछ छिपा रही हो, जैसे किसी और की सांसें उसके दिल की धड़कनों में घुल चुकी हो। सौरभ ने कुछ महसूस किया, बहुत कुछ, पर उसने कभी सवाल नहीं उठाए। वो भरोसे में जीता था और शायद इसी भरोसे ने उसे अंधा बना दिया। साहिल और मुस्कान की मुलाकातें अब प्लानिंग का रूप लेने लगी थीं। एक बार जब सौरभ ड्यूटी पर गया, मुस्कान ने साहिल को घर बुला लिया। पहली बार घर के अंदर, वहीं जहां पीहू की किलकारी गूंजती थी, वहीं 2 लोग भविष्य की हत्या की कहानी लिखने लगे।
साहिल के अंदर धीरे धीरे एक अजीब किस्म की सनक भरती जा रही थी। वो कहता, तू सिर्फ मेरी है, वो तो बस एक बंधन है, उसे हटाना ही होगा। मुस्कान डरती लेकिन फिर भी रुकती नहीं। उसका मोहभंग उस जीवन से हो चुका था जो सौरभ ने बड़ी उम्मीदों से बुना था। अब उसे रूटीन से नफरत होने लगी थी। पीहू की मासूमियत भी उसे बांधने में नाकाम थी। और फिर वो दिन आया जब उन्होंने ये तय कर लिया कि अब सौरभ को जीने का हक नहीं। उन्होंने सौरभ की आदतों का चार्ट बनाया। कब वह काम से लौटता है, कहां बैठता है, क्या खाता है, किस बर्तन में पानी पीता है, कौन सा दरवाजा खोलने से आवाज आती है और कौन सी खिड़की कभी बंद नहीं होती। 3 मार्च की रात मुस्कान ने पीहू को नाना नानी के घर भेज दिया। वजह बताई, सौरभ और मैं थोड़ा वक्त साथ बिताना चाहते हैं। पर उस रात कोई रोमांस नहीं, एक रिहर्सल होनी थी। सौरभ ऑफिस से लौटा, थका हुआ था। मुस्कान ने उसका पसंदीदा खाना बनाया, पालक पनीर और तंदूरी रोटी। वो बोली, आज सिर्फ हम 2? सौरभ मुस्कुराया। वो नहीं जानता था कि उसकी आखिरी मुस्कान किसे समर्पित हो रही है। रात के 10 बज चुके थे। मुस्कान ने फोन किया। आजा। साहिल पिछले गेट से घर में घुसा। वो नंगे पैर था, हाथ में एक पतली रस्सी, एक किचन चाकू और रूमाल। सौरभ उस वक्त बालकनी में था। हवा में सिगरेट की आखिरी कश उड़ रही थी। तभी पीछे से साहिल ने आकर रूमाल से उसका मुंह बंद किया। सौरभ ने जोर से धक्का दिया, लेकिन मुस्कान ने सामने से उसके हाथ पकड़ ली। मुझे माफ कर दो, यह सौरभ के मुंह से निकली आखिरी फुसफुसाहट थी। साहिल ने रस्सी से उसका गला घोंट दिया और जब शरीर शांत नहीं हुआ तो चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। खून पूरे फर्श पर फैल गया। मुस्कान ने कांपते हाथों से सौरभ की आंखें बंद की, पर यह शांति नहीं थी, यह सन्नाटा था। उन्होंने शव को एक बड़े बैग में भरा, गाड़ी में रखा और शहर से बाहर एक खंडहरनुमा जगह पर फेंक दिया। सौरभ, जो कभी समंदरों से खेलता था, अब कीड़ों की जमीन में बेसुध पड़ा था। कहानी यहां खत्म नहीं होती, असली खेल अब शुरू होना था। मुस्कान सुबह जल्दी उठी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने बालों में कंघी की, रसोई में चाय चढ़ाई और एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, न्यू बिगिनिंग्स। पर यह नई शुरुआत नहीं थी, यह एक खत्म हो चुकी जिंदगी की राख पर खड़ी थी। उधर सौरभ के घर वाले, खासकर उसकी मां, उसे लगातार कॉल कर रहे थे। सौरभ कहां है? रात से फोन बंद है। मुस्कान, तुमसे बात हुई? मुस्कान ने पहली बार झूठ को जुबान दी। पता नहीं, शायद ऑफिस का कोई काम होगा, बहुत थका था। पर यह झूठ ज्यादा देर नहीं चला। सौरभ के ऑफिस से जवाब आया, वो रात से वहां पहुंचा ही नहीं। अब शक की सुई मुस्कान की तरफ मुड़ी। पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस घर पहुंची, मुस्कान घबराई, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। शायद नाराज होकर कहीं चले गए होंगे, उसने कहा। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, सौरभ रात 9:48 पर घर में दाखिल होते देखा गया, लेकिन बाहर जाते हुए कोई रिकॉर्ड नहीं था। और फिर वो फुटेज जो सब पलटने वाला था, रात 2:14 पर एक आदमी पिछली गली से घर में दाखिल होता दिखा। उसके पास एक बैग था और 4:37 पर वही बैग भारी लगते हुए बाहर ले जाया गया। फुटेज की तस्वीरें मुस्कान को दिखाई गई। उसकी आंखें पल भर को कांप गईं, मगर उसने चुप्पी साधी। फिर एक पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि रात किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दी थी, जो आमतौर पर उस गली में नहीं आती। पुलिस ने दोनों की कॉल डिटेल्स, लोकेशन ट्रेस की। साहिल की लोकेशन वही थी, मुस्कान के घर के आसपास। 48 घंटे के भीतर दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। थाने में जब मुस्कान से सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने पहले चुप्पी साधी। लेकिन जब पीहू का नाम लिया गया, क्या तुम उसे कभी समझा पाओगे कि उसके पापा को किसने मारा? मुस्कान फूट फूट कर रो पड़ी और उसने सब बता दिया। साहिल को जब सामने लाया गया तो उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सब मुस्कान की प्लानिंग थी। और मुस्कान ने कहा, साहिल ने मुझे फंसाया। अब कहानी एक नए रंग में ढलने लगी थी, जहां दोनों हत्यारे एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे थे। कोर्ट का नाटक अब शुरू हुआ। पहली सुनवाई में कोर्ट परिसर लोगों से भर गया। मीडिया, वकील, सौरभ के रिश्तेदार, मुस्कान के माता पिता और कुछ वो लोग जो सिर्फ सनसनी देखने आए थे। जज ने कड़क आवाज में कहा, स्टेट वर्सेस मुस्कान रस्तोगी एंड साहिल वर्मा, चार्ज्ड अंडर सेक्शन 302(120)B एंड अदर रेलेवेंट सेक्शंस। वो मासूमियत की परत थी जो एक समय में सौरभ को मोहित कर गई थी। साहिल झुका हुआ, जैसे अब भी खुद को निर्दोष मान रहा हो। सरकारी वकील ने कहा, योर ऑनर,
ये एक पूर्व नियोजित हत्या है। इसमें न सिर्फ हत्या हुई है बल्कि एक बच्ची को अनाथ कर दिया गया। सबूत मौजूद है, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल, फॉरेंसिक रिपोर्ट और मुस्कान का खुद का बयान। मुस्कान सफेद सलवार सूट में थी, आंखें सूजी हुई, लेकिन अब भी चेहरे पर वो मासूमियत की परत थी जो एक समय में सौरभ को मोहित कर गई थी। साहिल झुका हुआ, जैसे अब भी खुद को निर्दोष मान रहा हो। सरकारी वकील ने कहा, योर ऑनर, ये एक पूर्व नियोजित हत्या है। इसमें न सिर्फ हत्या हुई है बल्कि एक बच्ची को अनाथ कर दिया गया। सबूत मौजूद हैं, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल, फॉरेंसिक रिपोर्ट और मुस्कान का खुद का बयान। मुस्कान की वकील ने कहा, मेरी मुवक्किल को बहकाया गया था। साहिल एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है जिसने उसका भावनात्मक शोषण किया और इस हत्याकांड में उसे मोहरा बनाया। साहिल के वकील ने पलटवार किया, साहिल को फंसाया गया है। मर्डर का पूरा प्लान मुस्कान का था और उसने अपने प्रेमी को इस्तेमाल किया। हर सुनवाई में दोनों की कहानियां बदलती रहीं। मुस्कान कभी कहती, मैंने कुछ नहीं किया, कभी कहती, मैं मजबूर थी, कभी कोर्ट में फूट फूट कर रोती, मैं बस आजाद होना चाहती थी। साहिल हर सुनवाई में चुप होता जा रहा था। कभी कभी जज की आंखों में देखता, जैसे मानो कहना चाहता हो कि उसे पछतावा है, लेकिन फिर जुबान पीछे हट जाती। मुस्कान के माता पिता कोर्ट में हर बार आते, उनकी नजरें झुकी होती। सौरभ की मां कोर्ट के बाहर खड़ी होकर बस एक ही सवाल पूछती, मेरे बेटे ने क्या गुनाह किया था? एक गवाह आया, सौरभ का कजिन, जिसने एक रात पहले सौरभ से बात की थी। वो कह रहा था कि मुस्कान अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन वो चाहता था कि सब ठीक हो जाए। उसने कहा था, मैं उसके लिए सब छोड़ दूंगा अगर वो खुश हो जाए। ये लाइन कोर्ट में जैसे दीवारों से टकरा गई। कुछ रिपोर्टर्स ने लिख लिया, अखबारों में छपा, उसने सब कुछ छोड़ दिया, और वो भी। ट्रायल 1 साल चला। हर चार्ज पर बहस हुई। फॉरेंसिक ने पुष्टि की कि हत्या रस्सी और चाकू से हुई और दोनों पर डीएनए मिला। पुलिस ने बताया कि बैग और खून के दाग मुस्कान के बेडशीट पर पाए गए थे। डिफेंस ने यह कहा कि मुस्कान को मेंटल स्ट्रेस था, लेकिन कोर्ट ने मानसिक रोग विशेषज्ञ की रिपोर्ट को देखा, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि वो मानसिक रूप से पूरी तरह सक्षम थी। फिर आया वो दिन फैसले का। कोर्ट में सांसें थम गई। जज ने फैसला पढ़ा, मुस्कान रास्तोगी और साहिल वर्मा गिरफ्तार किए गए हैं आईपीसी सेक्शन 302 और 120 बी के तहत। दोनों को जीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोई चीख नहीं, कोई आहट नहीं, बस सन्नाटा। मुस्कान ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, शायद पीहू को ढूंढा होगा जो अब उसके नहीं थी। जज ने कहा, पीहू की कस्टडी नाना नानी को दी जाती है, लेकिन सरकार उसकी शिक्षा, संरक्षण और काउंसलिंग की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी। मैं मुस्कान हूं, वो मुस्कान जो अब नाम से ज्यादा एक अपराध बन चुकी है। यहां हर दिन एक उम्र जितना लंबा होता है। जब पहली बार इस सलाखों वाली कोठरी में आई तो मुझे सिर्फ सन्नाटा सुनाई दिया, लेकिन कुछ रातों के बाद मुझे सौरभ की आवाजें आने लगी। वो कहता है, मैंने तुझसे क्या मांगा था मुस्कान? सिर्फ थोड़ा भरोसा, थोड़ा वक्त, और तूने मेरी सांसें ही छीन ली। जेल में मुस्कान अब मुस्कान नहीं रही। वो एक नाम है जो बाकी कैदियों के लिए डर और दया का मिलाजुला एहसास है। शुरुआती दिनों में मुस्कान रातों को रोती थी, दीवारों से बातें करती थी। उसे यकीन नहीं होता था कि उसका असली घर अब ये कोठरी है, जिसकी दीवारें ठंडी हैं और जमीन पर कोई गलती गिरे तो आवाज नहीं आती। उसने लिखना शुरू किया, एक पुरानी डायरी पर जो जेल की लाइब्रेरी से मिली थी। पहले दिन लिखा, मैं दोषी हूं, लेकिन क्या सिर्फ मैं? हर दिन का एक पन्ना होता। कभी सौरभ को याद करती, कभी पीहू के बारे में सोचती। एक जगह उसने लिखा, आज मैंने सपना देखा। पीहू मेरे पास आई थी, बोली, मम्मा आपने पापा को क्यों मारा? और मैं जवाब नहीं दे पाई। कई बार वह खुद से नफरत करने लगती। एक दिन उसने ब्लेड से अपनी कलाई काट ली। उसे समय रहते बचा लिया गया। इसके बाद जेल प्रशासन ने उसे काउंसलिंग के लिए भेजा, पर काउंसलर ने बाद में एक रिपोर्ट दी। विषय के लक्षण दोष के संकेत भावनात्मक वापसी और पुनरावर्ती भ्रम हैं। शी इज नॉट इनसेन बट डीपली रिग्रेटफुल, पॉसिबली सफरिंग फ्रॉम पीटीएसडी। मुस्कान की जेल डायरी की आखिरी दर्ज पन्ने में लिखा था, अगर सौरभ दोबारा जिंदा होता तो मैं सिर्फ एक बार उससे कहती, मैं बस थोड़ा और जीना चाहती थी, पर मैंने तुम्हें मार दिया, खुद को भी। साहिल,
एक ऐसा नाम जो मुस्कान के लिए कभी बचाव की दीवार था और बाद में वही दीवार उस पर ढह गई। गिरफ्तारी के बाद जब उसे पहली बार जेल ले जाया गया, वो चुप था, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे उसके लिए यह सब एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था जिसका क्लाइमैक्स अब बस मंच पर खेला जा रहा था। लेकिन असली कहानी उसके मन में चल रही थी। साहिल की मानसिक स्थिति धीरे धीरे खुलने लगी। शुरुआती मेडिकल जांच में उसे एकदम फिट बताया गया, लेकिन पुलिस ने एक नोटिसिंग डाला, साहिल बार बार खुद से बातें करता है, मुस्कान का नाम बड़बड़ाता है और कभी कभी अचानक हंसने लगता है। एक दिन जब जेल का डॉक्टर उसके पास गया, साहिल मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर ने पूछा, कैसे हो साहिल? वो बोला, आपको पता है मुस्कान मुझे अब भी प्यार करती है। उसने कहा था, हम फिर से शुरू करेंगे। सौरभ सिर्फ एक रुकावट था, मैंने उसे हटा दिया। डॉक्टर ने उसी वक्त रिपोर्ट बनाई, डिल्यूजनल अटैचमेंट सिंड्रोम। Subject shows signs of narcissistic personality disorder with obsessive behavior. Has created an alternate reality where he is the savior, not the killer. साहिल को अब अलग वार्ड में शिफ्ट किया गया। रात को वो कभी दीवार पर लिखता M+S, कभी बार बार पूछता, क्या मुस्कान ने मेरा नाम लिया? उसके माता पिता जब मिलने आए, वो उन्हें पहचानने से भी इनकार कर बैठा। मैं अब साहिल नहीं हूं, मैं वो हूं जो आजाद है, मुस्कान के साथ। धीरे धीरे वो खुद को कैद मानने से इनकार करने लगा। कहता, जेल बाहर है, अंदर नहीं। एक दिन उसने दीवारों पर अपने नाखून से लिखा, मैंने हत्या नहीं की, मैंने प्यार को बचाया। उसके केस के दौरान जब मुस्कान ने कोर्ट में कहा, साहिल ने मुझे मजबूर किया, तो वो बौखला गया। वो झूठ बोल रही है, मैं उसके लिए मर सकता हूं, और उसने मेरे लिए झूठ कहा। उस दिन के बाद से साहिल ने मुस्कान का नाम लेना बंद कर दिया। कभी कभी बस फर्श पर लेटे लेटे सीलिंग को देखता और बुदबुदाता, वो लौटेगी, प्यार लौट आता है। मनोरोग विभाग की रिपोर्ट में लिखा गया, सब्जेक्ट पोजेस नो एक्सटर्नल थ्रेट नाउ बट हैज इंटरनलाइज्ड गिल्ट एज पैशन, नॉट साइकोटिक बट इमोशनली फ्रैक्चर्ड बियॉन्ड बेसिक रिहेबिलिटेशन। साहिल अब भी जिंदा है, लेकिन उसकी दुनिया मर चुकी है। वो जेल में सबसे अलग कोठरी में है और हर शुक्रवार एक नई दीवार पर कुछ नया लिखता है, प्यार, हत्या, पछतावा और एक खामोश पागलपन। पीहू, एक 6 साल की बच्ची जिसके लिए पापा अब सिर्फ एक तस्वीर में कैद है और मम्मा सलाखों के पीछे। उस रात के बाद जब सौरभ की लाश मिली और मुस्कान को गिरफ्तार किया गया, पीहू को नाना नानी के हवाले किया गया। वो बार बार बस एक ही सवाल पूछती, पापा कब आएंगे? शुरुआती हफ्तों में उसे सच नहीं बताया गया। कहां गया? पापा किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। लेकिन बच्चों की आंखें बड़े झूठ जल्दी पढ़ लेती हैं। उसने देख लिया था पुलिस को मम्मा के साथ। उसने देख लिया था टीवी पर अपनी मम्मा की तस्वीर, जहां लिखा था, पति की हत्या में पत्नी गिरफ्तार। एक दिन उसने सीधा पूछ लिया, क्या मम्मा ने पापा को मार डाला? उस सवाल पर नानी फूट फूट कर रो पड़ी और पीहू चुप हो गई। उसके अंदर एक दीवार बननी शुरू हुई थी, छोटी छोटी ईंटों की, जिनमें डर, अविश्वास और अकेलापन था। स्कूल में जब वो स्कूल लौटी, बच्चे फुसफुसाते थे, ये वही लड़की है जिसकी मम्मी ने उसके पापा को मारा। कुछ टीचर्स ने दूरियां बना ली, कुछ ने पास बुलाकर पूछा, बेटा ठीक हो? वो सिर्फ गर्दन हिला देती। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग्स बदल गई। पहले वो फूल, घर और मुस्कुराते चेहरे बनाती थी। अब वो काले रंग से भरे कैनवास बनाती। एक घर जिसमें कोई नहीं रहता, एक लड़की जो दरवाजे पर खड़ी है और पापा की परछाई देख रही है। काउंसलिंग शुरू हुई। सरकारी संरक्षण योजना के तहत पीहू को थेरेपी दी गई। शुरुआत में वह चुपचाप बैठती रही, लेकिन तीसरे महीने में उसने पहली बार कुछ कहा। मैंने मम्मा को चाकू नहीं चलाते देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं रोका। वो चाहती थी कि पापा मर जाएं। थेरेपिस्ट ने रिकॉर्ड में लिखा, चाइल्ड एग्जिबिट्स इमोशनल ट्रॉमा, abandonment anxiety and signs of suppressed grief, trust issues developing, needs consistent support and creative expression outlets। वो अब बड़ी हो रही है, 9 साल की हो चुकी है, पढ़ाई में तेज है, लेकिन अब भी कभी कभी क्लास में अचानक गुम हो जाती है। उसने अपने लिए एक नया नाम चुन लिया है, पीहू सौरभ। जब किसी ने पूछा क्यों, उसने कहा, क्योंकि मेरे पास अब सिर्फ पापा हैं, मम्मा तो अब नहीं है।
वो कभी कभी जेल जाती है नानी के साथ। मुस्कान उसे देखकर रोती है। एक बार पीहू ने कहा, मम्मा आपने मुझे अधूरा कर दिया। उस दिन मुस्कान पूरी मुलाकात में चुप रही। अब भी पीहू की जिंदगी हर दिन एक युद्ध है। वो लड़ती है, लोगों से नहीं, अपने अंदर के उस खालीपन से जिसे कोई शब्द भर नहीं सकता। शायद एक दिन वो समझेगी, माफ कर देगी, या शायद कभी नहीं। लेकिन उसकी कहानी चलती रहेगी, एक झूले की तरह जो अधूरी मां की ममता और अधूरी पापा की परछाई के बीच झूल रही है। अगर आपको यह कहानी सच्ची लगी, दिल को छू गई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें उन लोगों तक जो समझना चाहते हैं कि रिश्तों के पीछे क्या चलता है। नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्या सच्चा प्यार किसी भी हद तक जाना चाहिए, या फिर क्या माफी मौत से बड़ी हो सकती है? आपका एक कमेंट एक सोच को जन्म दे सकता है। धन्यवाद।